हेलो स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन और यहाँ पर हम मेन टॉपिक्स देखने वाले हैं जहाँ से नीट में क्वेश्चन आ चुके हैं। उन टॉपिक्स पे हमारा ज़्यादा फोकस रहेगा। अब आपको बता दूं कि ये जो नोट्स आपके सामने दिखाई दे रही है वो कम्प्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड है और जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आ चुके हैं वो हाईलाइटेड आपको मिल जाएंगे और अगर कोई आउट ऑफ एनसीईआरटी है वो भी मिल जाएगा। अब आप इस वीडियो का जो ये मेन थीम जो आप दिख रहा है उसको देखकर इस वीडियो को जज मत करना। पहले इस वीडियो को देख लेना कम्प्लीटली, फिर इसको जज करना कि हाँ कैसा है कैसा नहीं है। आप 1-2 मिनट वीडियो देखकर कोई भी नहीं पता लगा सकते हो कि कितना अच्छा कंटेंट आपको आगे इस वीडियो के अंदर देखने को मिल सकता है। शायद में मेरी एक्सप्लेनेशन वगैरह जो है वो उतनी अच्छी ना लगे, बट प्लीज़ इस वीडियो को थोड़ा सा टाइम देके देखना। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर जो हम बात करेंगे जेनेटिक्स के बारे में। जेनेटिक्स क्या होता है? जेनेटिक्स वो प्रोसेस होता है जहाँ पे हम इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन की बात करते हैं जब कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं आपके पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग में। सबसे पहले इनहेरिटेंस क्या होता है? इनहेरिटेंस वो प्रोसेस होता है जिसके थ्रू जो कैरेक्टर होते हैं वो पास होते हैं यहाँ से पेरेंट्स टू प्रोजेनी। उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? इनहेरिटेंस बोला जाता है और ये हेरिडिटी जो है उसका बेसिक पॉइंट है। फिर वेरिएशन क्या होता है? वेरिएशन वो होता है जहाँ पे कैरेक्टर कुछ डिफर कर जाते हैं पेरेंट्स से प्रोजेनी के अंदर, तो वो जो डिफरेंस ऑफ डिग्री है उसको क्या बोला जाता है? वेरिएशन बोला जाता है। अभी तक कोई भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। अब कुछ एक इंपॉर्टेंट टर्म्स आती है इस चैप्टर के अंदर, जैसे हेरिडिटी आ गई। हेरिडिटी को कैसे डिफाइन किया जाता है? एज द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू सक्सेसिव जनरेशन, जो ट्रांसफर होती है उसको डिफाइन किया जाता है हेरिडिटी से। एलील क्या होता है? वेरियस फॉर्म ऑफ जीन होता है, उसको हम एलील बोलते हैं। फिनोटाइप क्या होता है? वो एक्सटर्नल या फिर ऑब्जर्वर कैरेक्टर जो होते हैं जो हमें बाहर से दिखाई देते हैं, जैसे हमारे आइज, नाक वगैरह, ये हमारा फिनोटाइप है। जीनोटाइप क्या होता है? जो अंदर हमारे जैसे जीन्स वगैरह हो गए, जो डीएनए दिखाई नहीं देता, वो जीनोटाइप कहलाता है। होमोजाइगस क्या होते हैं? मतलब सेम टाइप जो रहेगा, जैसे आपका पेयर ऑफ एलील सेम टाइप का रहेगा, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। हेट्रोजाइगस क्या होता है? जो डिफरेंट पेयर ऑफ एलील होगा, जैसे आपका कैपिटल टी स्मॉल टी, इस टाइप का इसको हेट्रोजाइगस बोला जाता है। डोमिनेंट क्या होता है? वो कैरेक्टर जो एक्सप्रेस हो जाते हैं F1 के अंदर। रिसेसिव क्या होता है? जो एक्सप्रेस नहीं हो पाते। मोनो हाइब्रिड के अंदर क्या होगा? केवल सिंगल ट्रेड जो है उनको क्रॉस किया जाएगा। और डाई हाइब्रिड क्या होगा? जहाँ पे 2 ट्रेड को क्रॉस किया जा रहा है वो डाई हाइब्रिड कहलाएगा। ये हमारी मेनली डेफिनेशन हो चुकी है। अब जहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, जहाँ से आ चुके हैं, वो क्वेश्चन की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। आपको दिखाई दे रहा होगा रेड कलर के अंदर हाईलाइटेड है। 1991 में, 2017 में और 2022 में यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया। ग्रीगर मेंडल, इसको फादर ऑफ क्लासिक जेनेटिक्स भी बोला जाता है। यहाँ पे इन्होंने हाइब्रिडेशन एक्सपेरिमेंट किया था किसके ऊपर? गार्डन पीस के ऊपर। और कब तक किए थे? 7 ईयर तक किया था। ईयर भी याद रख लेना 1856 टू 1863, क्योंकि यहाँ पे 2017 में क्वेश्चन आ चुका है। और फिर उन्होंने क्या किए थे? कुछ लॉज ऑफ इनहेरिटेंस दिए थे, उसको क्या बोला जाता था? मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ये लॉज क्या है वो हम आगे आएगा इसी एनसीईआरटी के अंदर। अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो यहाँ जहाँ से क्वेश्चन बन चुके हैं। तो यहाँ पर इन्होंने जो है वो सबसे पहले ये याद रख लेना कि कुछ 7 कैरेक्टर लिए थे और 7 कैरेक्टर के अंदर डोमिनेंट और रिसेसिव, ये याद रख लेना। सीड शेप लिया था और सीड कलर लिया था। उसमें डोमिनेंट राउंड एंड रिंकल्ड, येलो एंड ग्रीन। फ्लावर कलर लिया था, फ्लावर पोजीशन लिया था। फ्लावर कलर में क्या हो गया आपका? वॉयलेट एंड वाइट हो गया। और फ्लावर पोजीशन में आपका एक्सेल और टर्मिनल हो गया। पोड शेप एंड पोड कलर लिया था, फुल एंड कॉन्स्ट्रिक्टेड, ग्रीन एंड येलो। डोमिनेंट एंड रिसेसिव याद कर लेना, टेबल काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार क्वेश्चन आ चुका है। और लास्ट जो 7 कैरेक्टर था वो स्टेम हाइट था, यानी टॉल जो वो डोमिनेंट हो गया और ड्वार्फ जो वो रिसेसिव हो गया। अब कितने इंपॉर्टेंट है आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। देखो मैंने लिख रखा है रीड 7 कैरेक्टर एंड डोमिनेंट रिसेसिव फ्रॉम डायग्राम 1, और ये पूरा जो है वो यहाँ से 2003 में, 15 में, 17 में, 20 और 2022 में क्वेश्चन आ चुका है। इसका मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट हो चुका है। मेंडल ने क्या किया था? सेलेक्टेड 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वेराइटीज़। अब ध्यान से देखो, कैरेक्टर तो जो है वो 7 है, बट वेराइटीज़ कितनी हो गई? हर एक कैरेक्टर के अंदर 2 वेराइटीज़ है, या तो टॉल एंड ड्वार्फ, वायलेट एंड वाइट, एक्सेल एंड टर्मिनल। तो यहाँ पर कैरेक्टर तो थे 7, बट वेराइटीज़ कितनी हो गई? 14 वेराइटीज़ हो गई, ये याद रखना। As pair which were similar except for the one character with contrasting trait. Some of the contrasting traits selected were smooth or wrinkled seed, yellow or green seed, inflated और full या फिर constricted green, yellow pod and tall and dwarf plant। वो हमने बता दिए 7 के 7 कैरेक्टर, आप देख लेना। अब यहाँ पे देखो कुछ आउट ऑफ एनसीईआरटी भी दिया। टोटल जो 7 कैरेक्टर है एंड 14 वेराइटीज़ है वो लोकेटेड ऑन द 4 क्रोमोजोम, यानी ये 4 ही क्रोमोजोम के ऊपर लोकेटेड थी, चारों की चारों 1, 4, 5 एंड 7 क्रोमोजोम के ऊपर ये वेराइटी जो थी वो प्रेजेंट थी। मतलब ये आउट ऑफ एनसीईआरटी है, बट यहाँ से AIPMT में क्वेश्चन आ चुका है, तो मैंने आपको यहाँ पे मेंशन कर दिया है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन। तो 1 केवल एक ही जीन अगर वहाँ पे आगे से पीछे जा रहा है, मतलब एक जनरेशन टू सेकंड जनरेशन जा रहा है, तो वो क्या कहलाता है? 1 जीन कहलाता है। यहाँ पे जो जनरेशन होता है वो सबसे पहले जो जनरेशन आता है उसको F1 जनरेशन बोला जाता है या फिर फीलियल 1 जनरेशन बोला जाता है। वहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन के बाद में जो सेकंड जनरेशन आता है उसको फीलियल 2 जनरेशन बोला जाता है। तो ये चीज़ यहाँ पे आपको याद रख लेना, बट यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन वगैरह जो वो नहीं आए हुए हैं
एक क्वेश्चन जहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट है, जहाँ से 2 बार क्वेश्चन आ चुका है आपका 15 में और 2024 में, ये याद रख लेना। जीन्स क्या होते हैं? जीन्स विच कोड फॉर ए पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट आर नोन एज द एलील। उनको क्या बोला जाता है? एलील बोला जाता है। दे आर स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ द सेम जीन, यानी एलील क्या होती है? डिफरेंट फॉर्म ऑफ द सेम जीन होती है, उनको एलील बोला जाता है। 2 बार क्वेश्चन आ चुका है 15 में और 2024 में, मतलब ये वाली लाइन अच्छे से करके जाना है। अब ये जो जीन्स थे, इनको मेंडल ने जीन्स नहीं बोला था, मेंडल ने इनको क्या बोला था? फैक्टर बोला था। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। बाद में इनको पता चला और इनको नाम दे दिया गया जीन्स। अब जैसे यहाँ पे देख सकते हो एलील्स होता है, एलील का जो पेयर है, पेयर ऑफ एलील्स होती है, वो हाइट के लिए इन्होंने लिया कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। अब मतलब ये जीन्स की बात कर रहा है, तो मतलब ये क्या हो गया? ये जीनोटाइप हो गया। और यहाँ पर अगर वो दिखाई कैसा दे रहा है, टॉल एंड ड्वार्फ, तो वो क्या हो गया? हमारा फिनोटाइप हो गया। होमोजाइगस मैं आपको पहले से बता चुका हूँ, हेट्रोजाइगस बता चुका हूँ, जीनोटाइप फिनोटाइप वगैरह जो वो सारी डेफिनेशन पहले से डिस्कस कर चुके हैं, तो ये यहाँ पर बताने की जरूरत नहीं है। डोमिनेट और रिसेसिव वगैरह जो है वो भी मैंने बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले से जो है वो बता चुके हैं। अब मोनो हाइब्रिड क्या होता है? हाइब्रिड क्या होता है? सबसे पहले हाइब्रिड समझो। हाइब्रिड का मतलब होता है मिक्स कर देना। मोनो मतलब वन कैरेक्टर को मिक्स कर देना, तो वो मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहलाएगा। अब यहाँ पर जो एनसीईआरटी के अंदर लिया था, उन्होंने जो क्रॉस करवाया था वो हाइट को लेकर था। अब हाइट में क्या है कि यहाँ पे देखो, टोल जो है वो कैपिटल टी स्मॉल टी ले लिया और ड्वार्फ में कैपिटल टी स्मॉल टी। इन्होंने जो पेरेंट्स थे वहाँ से ले आया और फिर जो जीनोटाइप ऑफ पेरेंट निकल कर आए, फिर इनका गेमेट निकला और गेमेट को क्रॉस करवा दिया गया जो पुनेट स्क्वायर के अकॉर्डिंग, और फिर हमारा F1 जब फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो आया। अब ये टेबल आपको नहीं समझ में आई है, बट एनसीईआरटी में आपको देख सकते हो यहाँ पे ध्यान से। सबसे पहले देखो, सबसे पहले थे यहाँ पे हमारे पास में पेरेंट्स में टोल जो था वो कैपिटल टी था, ड्वार्फ जो था वो स्मॉल टी था। क्लियर है? अब F1 जनरेशन के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे जब क्रॉस करवाया गया इन दोनों का, तो सारे के सारे जो थे वो सेम आए। सेम कैसे आए? कैपिटल टी स्मॉल टी निकल कर आए जीन्स। अब यहाँ पर इनका सेल्फ पॉलिनेशन करवाया गया। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी को जो वो क्रॉस करवाया गया। जब क्रॉस करवाया गया तो F2 जनरेशन निकल कर आई। मतलब यहाँ पे पेरेंट्स से जब दूसरे पहले बच्चे हुए तो वो बेटा बेटी हो गए और फिर पोता पोती हो गए, तो वो इस टाइप से जो F2 जनरेशन है उसके अंदर ये निकल कर आया। और वहाँ पे जब फिनोटाइप रेशियो देखा गया तो वो 3:1 निकल कर आया, मतलब 3 टोल प्लांट थे और एक ड्वार्फ प्लांट था। और जो जीनोटाइप था वो कैसा था? 1:1 था, मतलब कैपिटल टी वाले 1 थे, कैपिटल टी स्मॉल टी वाले 2 थे और स्मॉल टी वाले 1 थे। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। अब ये जो इन्होंने डिज़ाइन बनाया एक स्क्वायर सा, यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है 2018 में, 2021 में, 2023 में। अब देखो, पुनीत ने किया कुछ नहीं था, सारा काम मेंडल ने किया था, ये क्रॉस वगैरह, बस उसको एक फूलों सा डिज़ाइन बना दिया, तो अपना नाम लिखवा दिया और वहाँ से नीट में क्वेश्चन भी पूछ लिया गया, तो हमें ये करना पड़ेगा। देखो, द प्रोडक्शन ऑफ गेमेट बाय द पेरेंट, द फॉर्मेशन ऑफ द जाइगोट एंड द F1 F2 प्लांट कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम ए डायग्राम। यानी एक डायग्राम से, यहाँ पे ये जो डायग्राम है इससे हम समझ सकते हैं, और इस डायग्राम को क्या बोला जाता है? पुनीट स्क्वायर बोला जाता है। और ये डेवलप किया गया था बाय ए ब्रिटिश जेनेटिक्स रेगिनाल्ड सी पुनीट। तो ये याद रख लेना, नाम इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस नाम से ही कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहाँ पे आपका 3 बार क्वेश्चन आ चुका है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर आप देखोगे यही सारा क्रॉस है, मेल फीमेल, ये सारा कुछ दिखाया गया है, तो ये मैंने आपको बता ही दिया है। अब यहाँ पे देखो, इन्होंने क्या किया है, वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन वगैरह जो है वो लेके दिया गया, मतलब हाफ टी करके इसका स्क्वायर किया गया और इस टाइप से किया गया। बट आप सिंपल ही है, इसको याद रख लेना। 3:1 आता है मोनोहाइब्रिड के अंदर फिनोटाइप, और जो जीनोटाइप है वो 1:1 आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेस्ट क्रॉस। अब टेस्ट क्रॉस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब टेस्ट क्रॉस के अंदर होता क्या, आप देखो यहाँ पे टेस्ट क्रॉस के अंदर हम क्या डिटरमाइन करते हैं कि उसका जीनोटाइप क्या होगा। यहाँ पे देखो, फ्रॉम द प्रीसीडिंग पैराग्राफ शोकिंग द जीनोटाइप रेशियो, जीनोटाइप हमें निकालना पड़ेगा। और ये कैसे निकाल पाएंगे? हम टेस्ट क्रॉस के थ्रू निकाल पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें जीनोटाइप नहीं पता ना वो कैसा आया है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर टोल आया तो वो कैपिटल टी वाला है या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी वाला है, ये किसके थ्रू पता चलता है? वो पता चलता है टेस्ट क्रॉस के थ्रू पता चलता है। सिंपल बता देता हूँ। टेस्ट क्रॉस के अंदर क्या करेंगे हम, जो प्योरली रिसेसिव है, जो प्योर रिसेसिव है उसके साथ क्रॉस करवा लेंगे। मतलब यहाँ पे स्मॉल टी के साथ क्रॉस करवाएंगे। जब इसके साथ क्रॉस करवाएंगे तो 50% जो है, आप देख सकते हो कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी आ जाएगा, मतलब 50% टोल आएंगे और 50% जो वो ड्वार्फ आएंगे। बट अगर हमारे पास में प्योर टोल वाला रहेगा, इसका क्रॉस करवाएंगे तो 100% जो है वो फिनोटाइप टोल आएगा। तो ये यहाँ पे इस टाइप से पता चल जाता है। तो ये वाली चीज़ है। अब देखो, देयरफॉर टू डिटरमाइन द जीनोटाइप ऑफ ए टोल प्लांट F2, मेंडल क्रॉस द टोल प्लांट एंड F2 विद ए ड्वार्फ प्लांट। सिंपल समझ में आ गया। देन ही कॉल्ड इज द टेस्ट क्रॉस, यानी इसको टेस्ट क्रॉस बोला गया है। ये आपको बता चुका हूँ कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है, आप देख सकते हो। 6 में, 7 में, 10 में, 11 में, 12 में, 13 में, 2023 में और 2024 में। टिपिकल टेस्ट क्रॉस के अंदर क्या होता है? एन ऑर्गेनिज्म, जैसे पी प्लांट हो गया हेयर, शोइंग ए डोमिनेंट फिनोटाइप एंड हुज जीनोटाइप टू बी डिटरमाइंड इज क्रॉस विद द रिसेसिव पेरेंट इंस्टेड ऑफ सेल्फ क्रॉसिंग। तो वहाँ पे रिसेसिव पेरेंट लिया जाता है और उसके साथ क्रॉस करवाया जाता है, तो पता चल जाता है कि कैसा है। ये चीज़ आपको पता चल चुका होगा। यहाँ पे भी देख सकते हो क्वेश्चन आ चुका है 7 में, 16 में, 2023 में और 2024 में। अब इन्होंने बोला यूजिंग पुनेट स्क्वायर ट्राई टू फाइंड द नेचर ऑफ द ऑब्सर्विंग ऑफ ए टेस्ट क्रॉस। देखो, इफ अननोन प्लांट हेट्रोजाइगस है देन वी गेट 1:1, और अगर अननोन प्लांट होमोजाइगस है
देन वी गेट 1:0, जो मैंने आपको बता दिया था वही चीज़ सेम इंपॉर्टेंट यहाँ पे इन्होंने बताया है। टेस्ट क्रॉस, ए क्रॉस बिटवीन F1 प्लांट ए एंड इट्स होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट इज कॉल्ड टेस्ट क्रॉस, ये इंपॉर्टेंट है। रेसिप्रोकल क्रॉस जो है वो एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, बट यहाँ पर मैंने बता दिया कि रेसिप्रोकल क्रॉस क्या होता है। रेसिप्रोकल क्रॉस मीन्स द सेम टू पेरेंट आर यूज्ड इन टू एक्सपेरिमेंट इन सच वे दैट इफ वन एक्सपेरिमेंट ए इज यूज्ड एज फीमेल पेरेंट देन बी यूज द मेल पेरेंट, देन इन द अदर एक्सपेरिमेंट ए इज यूज्ड एज मेल एंड द बी इज यूज्ड एज फीमेल। मतलब पहले ए को मेल की तरह यूज़ किया जाएगा, फिर फीमेल की तरह यूज़ किया जाएगा, तो वो जो है उसको क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल क्रॉस बोलते हैं। ये एनसीईआरटी में नहीं दिया बट एआईपीएमटी में क्वेश्चन आया था, तो थोड़ा सा पॉइंट मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है, क्योंकि एक पॉइंट में जो था ऑप्शन के अंदर कहीं मेंशन था, तो यहाँ पे ये चीज़ें भी आपको दिख जाएगी। अब आ जाते हैं मेंडल्स लॉ पे। मेंडल्स लॉ क्या होता है, बाय मोनोहाइब्रिड क्रॉस में दो लॉ आते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और डाईहाइब्रिड क्रॉस के थ्रू इन्होंने एक लॉ बताया था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। सबसे पहले लॉ ऑफ डोमिनेंस देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2024 में क्वेश्चन आ चुका है। लॉ ऑफ डोमिनेंस में इन्होंने 3 पॉइंट बोले हैं। पहला है कैरेक्टर आर कंट्रोल्ड बाय द डिस्क्रीट यूनिट, उनको फैक्टर बोला जाता है, बाद में उनको एलील बोल दिया था, वही बात है। फैक्टर अकर इन पेयर, in a dissimilar pair of factor one member of the pair is dominant and the other is recessive. The law of dominant is used to explain the expression of only one of the parental character in a monohybrid cross in the F1 and the expression of both in the F2. तो यहाँ पर जो क्रॉस निकल कर आ रहा था, यानी जो 3:1 निकल कर आ रहा था, वो कौन एक्सप्लेन करता है, वो लॉ ऑफ डोमिनेंस एक्सप्रेस करता है, तो ये चीज़ पता होनी चाहिए। नेक्स्ट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे भी क्वेश्चन आ चुका है। दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द एलीज डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग, यानी वहाँ पे कोई भी ब्लेंडिंग नहीं हो रहा था, मतलब या तो टोल आ रहा था या ड्वार्फ आ रहा था। एंड द बोथ द करेक्टर आर रिकवर्ड एज सच इन द F2 प्लांट, यानी जो F2 प्लांट था वहाँ पर जो करेक्टर थे वो वापस रिकवर हो रहे थे। जैसे ड्वार्फ पेरेंट में था, बट पहले फर्स्ट जनरेशन में हमें ड्वार्फ देखने को नहीं मिला, बट वो थर्ड में देखने को मिल गया। एंड दिस इज नॉट सीन इन द F1 स्टेज, तो वो ड्वार्फ वाला F1 में नहीं दिखाई दे रहा था, बट F2 में दिखाई दे गया। इसका मतलब वहाँ पे कोई ब्लेंड नहीं हुआ, एज इट इज़ करेक्टर जो था वो आगे से आगे निकल कर आ गया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं। व्हेन आई नाइदर ऑफ द एलील ऑफ ए करेक्टर इज कम्प्लीटली डोमिनेट, अगर कोई भी जो करेक्टर है वो कम्प्लीटली डोमिनेट नहीं रह पाता है तो वो इनकम्प्लीट हो गया, मतलब आधा अधूरा हो गया। एंड द F1 हाइब्रिड इज इंटरमीडिएट बिटवीन दीज टू पेरेंट, द फिनोमिना इज कॉल्ड इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब देखो मैंने आपको बताया था काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अब आपको पता चल चुका होगा कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे रिसेंट ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं। देखो द इनहेरिटेंस ऑफ फ्लावर कलर इन द डॉग फ्लावर, जिसको स्नैपड्रैगन भी बोलते हैं या फिर एंटीरियम स्नैपर, इज ए गुड एग्जांपल ऑफ द अंडरस्टैंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस। यानी इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल कौन सा हो गया, डॉग फ्लावर हो गया, जिसको स्नैपड्रैगन या फिर एंटीरियम बोलते हैं। पी स्टार्च ग्रेन साइज इज अनदर एग्जांपल, याद रख लेना, यहाँ पर नहीं है, आगे मेंशन किया गया एनसीईआरटी में, बट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि पी का स्टार्च जो है, पी के अंदर जो स्टार्च साइज है ग्रेन के अंदर, वो भी एग्जाम्पल है किसका, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज अप्लाई हियर, और यहाँ पे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन अप्लाई होता है इन ए क्रॉस बिटवीन टू ब्रीडिंग रेड एंड द ट्रू ब्रीडिंग वाइट प्लांट के अंदर। अब आप देखोगे कि यहाँ पर जो फिनोटाइप है, जो फिनोटाइप हमारा 3:1 आ रहा था, वो यहाँ पे 1:2:1 आता है। सिंपल समझो क्यों आता है, क्योंकि देखो प्योरली डोमिनेंट है वो तो रेड रहता है, और प्योरली रिसेसिव वो वाइट रहता है, बट जो इंटरमीडिएट स्टेज है उसका कलर चेंज हो गया ना, वो पिंक आ गया, इसलिए 1:1 आ गया। और वहाँ पे केवल कलर क्या था, हाइट वाला था, मतलब टोल थे या फिर ड्वार्फ थे, इन बिटवीन नहीं थे, तो इसीलिए यहाँ पर जो फिनोटाइप है वो भी 1:1 आता है, और जीनोटाइप तो सेम ही आता है, जैसा हमारा मोनोहाइब्रिड में आया था सेम वैसा ही आता है। और ये क्रॉस भी यहाँ पे इन्होंने हमने बता दिया, तो वही सेम चीज़ है, और ये आप कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं। नेक्स्ट अगर एक्सप्लेनेशन वाला पोर्शन है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आए हैं। अब बात करते हैं को डोमिनेंस। को डोमिनेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आए हुए हैं। आप देख सकते हो टिल नाउ वी आर डिस्कसिंग क्रॉस, हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस और डोमिनेंस देख लिया। अब हम बात करते हैं को डोमिनेंस। को डोमिनेंस का मतलब हो गया, को का मतलब हो गया साथ में, जैसे हम बोलते हैं ना को एजुकेट, को वर्कर, तो वो मतलब एक साथ साथ आएंगे, मतलब कोई भी एक करेक्टर जो अपना पूरा डोमिनेंस नहीं दिखा पाएगा, दोनों एक साथ दिखाएंगे। इन केस ऑफ को डोमिनेंस द F1 जनरेशन रिजेंबल बोथ पेरेंट, यानी जो दोनों पेरेंट थे उसी टाइप का F1 के अंदर आता है। गुड एग्जांपल इज डिफरेंट टाइप ऑफ द रेड ब्लड सेल दैट डिटरमाइन ABO ब्लड ग्रुप, यानी जो ABO ब्लड ग्रुप है वो किसका एग्जांपल हो गया, को डोमिनेंस का हो गया, क्योंकि यहाँ पे ब्लड ग्रुप जो है वो AB निकल कर आता है, और ए अगर सिंगल रहेगा तो वो आपका डोमिनेट करेगा, बी सिंगल रहता है तो डोमिनेट करता है, बट दोनों साथ आ गए तो वो ए बी निकल कर आता है। ABO ब्लड ग्रुप आर कंट्रोल्ड बाय द जीन आई, याद रख लेना। आगे इंपॉर्टेंट है, देखो द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द रेड ब्लड सेल है सुगर पॉलीमर, उसके ऊपर सुगर पॉलीमर होते हैं दैट प्रोट्रूड फ्रॉम इट्स सरफेस एंड इट्स काइंड ऑफ सुगर इज कंट्रोल्ड बाय द जीन। अब यहाँ पे जो जीन होता है उसमें 3 एलील होती है, एक तो IA, IB और एक होता है स्मॉल i। अब द एलील IA और IB जो होते हैं वो स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ शुगर होते हैं, जबकि स्मॉल i जो है वो कोई भी शुगर प्रोड्यूस नहीं करता है। अब ह्यूमन जो होता है वो डिप्लॉयड होता है, तो ये जो IA है और IB है और ये हमारा स्मॉल i है, इन तीनों में से एक बार में कोई 2 ही जो है वो हमारे एलील आ सकते हैं, तीनों नहीं आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम ह्यूमन जो होते हैं वो डिप्लॉयड होते हैं, तो इन तीनों में से 2 ही आएंगे।
अब यहाँ पे देख सकते हो बिकॉज यहाँ मैंने बता दिया है आई ए आई बी जो होते हैं वो कंप्लीटली डोमिनेट होते हैं आई के ऊपर। फॉर एग्जांपल देखो जैसे आई ए और स्मॉल आई आ गया तो वहाँ पे केवल आई ए एक्सप्रेस होगा, आई बी आई आ गया तो केवल आई बी एक्सप्रेस होगा, और अगर स्मॉल आई आई आ गया तो वो ब्लड ग्रुप बना लेगा बी ब्लड ग्रुप। ये चीज़ याद रख लेना, ओ ब्लड ग्रुप, सॉरी ओ ब्लड ग्रुप बना लेगा। अब आप देखो सिंस देयर आर 3 डिफरेंट एलील देयर आर 6 डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 3 एलील, यानी टोटल 6 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, पॉसिबल हो सकते हैं। देयर फॉर टोटल 6 डिफरेंट जीनोटाइप पॉसिबल हो सकते हैं ह्यूमन के अंदर। बट अगर हम फिनोटाइप की बात करें तो टोटल 4 ही फिनोटाइप पॉसिबल है, ए बी ओ और ए बी ब्लड ग्रुप। अब यहाँ पे जो टेबल दी हुई है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो मैंने पहले लिख दिया है, टेबल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि 1991 में, 92 में, 94 में, 2010 में, 15, 17, 2024 में। अब देखो अगर दोनों से आई ए आया तो ए ब्लड ग्रुप बन गया, आई ए आई बी आया तो ए बी ब्लड ग्रुप बन गया, ए और स्मॉल आई आया है तो ए ब्लड ग्रुप बन गया, ए बी साथ में आया तो फिर वापस से बी ब्लड ग्रुप बन गया, बी दोनों साथ आ गए तो बी बन गया, आई बन गया तो बी बन गया, और कोई भी नहीं आया मतलब ए और बी इनमें से कोई भी एलील नहीं आई, केवल स्मॉल आई एलील आई है, तो हमारा जो ब्लड ग्रुप बनता है वो ओ ब्लड ग्रुप बनता है। और ये किसका एग्जाम्पल है? मल्टीपल एलील्स का। क्यों? क्योंकि 3 एलील थी, आई ए आई बी और स्मॉल आई। तो ये चीज़ हो गया आपका क्लियर। ओके, एक्सप्लेनेशन ऑफ पी ग्रेन साइज मैंने बताया था, ये एग्जांपल आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का क्यों है? क्योंकि जो स्टार्च सिंथेसाइज हो रहा है, हो सकता है कि एक बार में बहुत सारा सिंथेसाइज हो जाए, और एक हो सकता है कि बहुत कम हो, और एक हो सकता है इन बिटवीन रहे। तो ये यहाँ पे इसलिए एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल स्टार्च सिंथेसिस इन पी सीड इज कंट्रोल्ड बाय द वन जीन, इट हैज़ 2 एलील कैपिटल बी और स्मॉल बी। स्टार्च इज सिंथेसाइज इफेक्टिवली, जब यहाँ पे होमोजाइगस आ जाता है तो इफेक्टिवली लार्ज स्टार्च ग्रेन बनते हैं, और अगर यहाँ पे होमोजाइगस रिसेसिव रह जाता है तो बहुत ही कम सिंथेसाइज होता है, बहुत ही स्मॉल स्टार्च ग्रेन बनते हैं। और इन बिटवीन हो जाए, हेट्रोजाइगस कंडीशन आ जाए, तो हेट्रोजाइगस में क्या होता है कि यहाँ पे इंटरमीडिएट साइज निकल कर आ जाता है, तो इसीलिए इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल था। फिर बात करते हैं इनहेरिटेंस ऑफ द 2 जीन। इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन में सेम वही चीज़ होगी, बट इस बार जो है वो 2 जीन यहाँ पर निकल कर आएंगे। जैसे यहाँ पे राउंड एंड येलो कलर हो गया, मतलब शेप और कलर दो जीन निकल कर आ रहे हैं, तो वो डाईहाइब्रिड क्रॉस हो गया। हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस बतवाया था, तो जीन सेम इसी टाइप से जीनो जो है वो आपका डाईहाइब्रिड हो जाएगा। अब सिंपल देखो यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक लिखी हुई है, 3:1। अगर डाईहाइब्रिड है तो स्क्वायर कर लेंगे, 3 है तो उसके पावर 3 कर लेंगे, 4 है तो 4 कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो 3:1 को स्क्वायर कर लेंगे तो 3:1 3:1, यहाँ पे 9:3:1 रेशियो निकल कर आ जाएगा फिनोटाइप के। अब डोमिनेंट और रिसेसिव का स्क्वायर कर लेंगे, मतलब हमारा डोमिनेंट कितना था, जैसे टॉल हमारा डोमिनेंट था और ड्वार्फ हमारा रिसेसिव था, तो D1R1 का मतलब हो गया पहले का डोमिनेंट और रिसेसिव, और दूसरे का मतलब हो गया, जैसे यहाँ से समझाता हूँ मैं आपको, राउंड और रिंकल है, राउंड और येलो है, और रिंकल्ड और ग्रीन है। तो राउंड पहले का मतलब, पहला राउंड है, क्लियर है, और दूसरा क्या है, रिंकल्ड है, और यहाँ पे कलर में क्या था, येलो था और ग्रीन था। तो ये चीज़ कर लेंगे, तो हमारा इसको क्रॉस करवाएंगे तो 3 × 3 मतलब ये राउंड और ये येलो, ये क्रॉस करवाएंगे तो ये 9 आ जाएंगे, राउंड येलो, इस टाइप से क्रॉस करवाना इसको। समझ में आ गया? अगर ये वाली चीज़ आती है। और जीनोटाइप में हमारा वैसे ही करवा सकते हैं। ये वाला हमें कैसे लिखना है कि जैसे हमारे पास में येलो कलर है, तो यहाँ पे कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई, ये 1 to 1 हो गया, और इसके लिए हमें आर वाला रहना है ना, राउंड वाला, ठीक है। तो कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर स्मॉल आर, इनका क्रॉस करवा लेंगे। जैसे हमसे पूछ लेंगे कि भैया कैपिटल वाई और कैपिटल आर स्मॉल आर कितना हो गया, तो कैपिटल आर स्मॉल आर कितना होता है, 2 होता है, और कैपिटल वाई कितना होता है, 1 होता है, 1 to 1, तो हमारा 2 जो है वो जीनोटाइप निकल कर आ जाएगा। वैसे पूछा नहीं गया है, बट थोड़ा सा और ज़्यादा डिटेल में इसको करवा रखा है। रिसेंट ईयर में कोई खास क्वेश्चन नहीं आया है, 1998 में, 2005 में, 6 में, और एक 2023 में क्वेश्चन आ चुका है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात कर लेते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया था वही सेम चीज़ है यहाँ पे, इन्होंने वही बताया। देखो 933 में 9 राउंड और रिंकल लिया गया, येलो और ग्रीन लिया गया, और वो 9331 निकल कर आ जाएगा। AIPMT 2006 में यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है, जो मैंने अभी आपको बताया था वही सेम है। नेक्स्ट क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वगैरह स्टार्ट होगा, बट यहाँ से कोई क्वेश्चन अभी तक नहीं बना, यहाँ से क्वेश्चन बने और वो इंपॉर्टेंट है। अब देखो सटन एंड बॉवेरी आर्ग्यू दैट द पेयरिंग एंड सेपरेशन ऑफ द, अब देखो सिंपल मैं पहले बता देता हूँ आपको, यहाँ पर जो क्रोमोसोमल थ्योरी है इसका मतलब जो हमारा सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन वाला चैप्टर है क्लास 11th के अंदर, वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे अगर आपने किया हुआ है मियोसिस डिवीजन कैसे होती है, तो वही चीज़ किया गया। तो मियोसिस डिवीजन में पहला मियोसिस 1 कंप्लीट होता है, फिर मियोसिस 2 होता है, ये एनाफेज स्टेज दिखाई गई है, और यहाँ पर भी ये दिखाया गया, यहाँ पे चेंज किया गया जैसे ऑरेंज के साथ में यहाँ पे ग्रीन है, ऑरेंज के साथ में यहाँ पे ग्रीन है, अब उन दोनों को चेंज कर दिया गया, यहाँ पे ऑरेंज के साथ में रेड कर दिया गया और येलो के साथ में ग्रीन कर दिया गया, वो चेंज करके। और हमें पता है जब मियोसिस कंप्लीट होती है तो टोटल 4 सेल बनते हैं, तो ये वाला इन्होंने बताया गया है। तो बाकी ये चीज़ इंपॉर्टेंट है बस इसीलिए यहाँ पे। अब बात करते हैं सटन एंड बोरी। सटन एंड बोरी आर्ग्यू दैट द पेयरिंग एंड सेपरेशन ऑफ ए पेयर ऑफ क्रोमोसोम वुड लीड टू द सेग्रीगेशन ऑफ पेयर ऑफ फैक्टर ऑफ देयर कैरिड, यानी जो फैक्टर्स है
वो जो कैरी कर रहे हैं, तो अगर वो सेपरेट होंगे, क्रोमोजोम सेपरेट होंगे, तो वो जो फैक्टर है वो भी सेपरेट हो जाएंगे। सटन यूनाइटेड द नॉलेज ऑफ क्रोमोजोमल सेग्रीगेशन विद मेंडेलियन प्रिंसिपल एंड कॉल्ड इट द क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने दिया था? सटन एंड बॉयरे ने दिया था। फॉलोइंग द सिंथेसिस ऑफ आइडिया एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस बाय थॉमस एंड मॉर्गन। बट इसको एक्सपेरिमेंटल वेरीफाई किसने किया था? वो टी एच मॉर्गन ने किया था। दिया किसने था? सटन एंड बॉयरे ने, और इसको जो है वो एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया था टी एच मॉर्गन ने। एंड इज कलीग लीड टू द डिस्कवरी ऑन द बेसिस ऑफ द वेरिएशन दैट सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गन। और जो इन्होंने पूरा जो है वो एक्सपेरिमेंट किया था वो किसके ऊपर किया था? ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर। ये टीनी फ्रूट फ्लाइज होती है, आपको दिखाई दे रहा होगा इसके ऊपर। इसको यूज़ करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो ये फाउंड वेरी सूटेबल फॉर सच स्टडी। क्यों स्टडी है ये मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है इसमें क्वेश्चन बन जाए, क्योंकि 3-4 लाइनें हैं, तो आजकल जो स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन बनते हैं और या फिर करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट टाइप बनते हैं, तो वहाँ से आ सकता है। दे कुड बी ग्रोन ऑन द सिंपल सिंथेटिक मीडियम इन द लेबोरेटरी। सबसे पहले इनको सिंथेटिक मीडियम में ग्रो कर सकते हैं। दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन अबाउट 2 वीक्स। ए सिंगल मैटिंग एंड प्रोड्यूस ए लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी फ्लाइज। देयर आर क्लियर डिफरेंस ऑफ सेक्स दैट मेल एंड फीमेल इजिली डिस्टिंग्विशेबल। और मेनी टाइप ऑफ हेरिडिटरी वेरिएशन जो है वो इजिली एक लो पावर माइक्रोस्कोप से हम देख सकते हैं। तो ये 3-4 रीजन हो गए जिसकी वजह से इसको यूज़ किया था। नेक्स्ट हम आ जाते हैं लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं। अब लिंकेज का क्या मतलब हो गया? मतलब लिंक कर रहे हैं। और रिकॉम्बिनेशन का क्या मतलब है? इन एक दूसरे के साथ में रिकम्बाइन कर रहे हैं। द क्रॉसेस वर सिमिलर टू द डाइहाइब्रिड क्रॉस कैरिड आउट बाय द मेंडल इन द पीस। यानी यहाँ पर ये सेम ही होगा। और ये किसने किया था? मॉर्गन ने किया था। फॉर एग्जाम्पल मॉर्गन हाइब्रिडाइज येलो बॉडी वाइट आइड फीमेल टू द ब्राउन बॉडी एंड रेड आई मेल एंड इंटरक्रॉस देयर F1 प्रोजेनी। यानी जो अभी हमने फ्रूट फ्लाई की बात की थी उनके करेक्टर है, और उनके करेक्टर को क्या किया था? एक दूसरे के साथ में उन्होंने क्रॉस किया। और क्रॉस करके इन्होंने ये बताया कि जो हमारा पहले मेंडल के साथ में 9331 आ रहा था वैसा यहाँ पे नहीं आ रहा है। एक्सपेक्टेड व्हेन द 2 जीन्स आर इंडिपेंडेंट। अगर वो इंडिपेंडेंट थे इसीलिए वो चीज़ आ रही थी, बट यहाँ पे डेविएशन आ चुका था। मतलब इनका जो क्रॉस आया था उसमें ऐसा नहीं निकल कर आया था। तो यहाँ पर ये इन्होंने कहा था कि यहाँ पे कुछ ना कुछ क्रोमोसोम के साथ में लिंक कर रहा है। अब बात करते हैं आगे इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं। देखो मॉर्गन एट्रीब्यूट दिस ड्यू टू द फिजिकल एसोसिएशन ऑफ लिंकेज ऑफ द 2 जीन एंड कॉइन्ड द टर्म लिंकेज। यहाँ पे इन्होंने मॉर्गन ने बोला कि ऐसा क्यों नहीं आ रहा है कि 9331 रेशो नहीं निकल कर आ रहा है, वो इस वजह से, यानी यहाँ पे कुछ ना कुछ लिंक कर रहा है। लिंकेज टू डिस्क्राइब दिस फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन ऑन ए क्रोमोजोम। यानी जो क्रोमोजोम के ऊपर जीन है वो एक दूसरे से लिंक कर रहे हैं, मतलब एसोसिएट कर रहे हैं, तो उसको टर्म दे दिया गया लिंकेज। रिकॉम्बिनेशन क्या होता है? रिकॉम्बिनेशन टू डिस्क्राइब द जनरेशन ऑफ नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन। मतलब पेरेंट में नहीं थे बट वो कुछ अलग ही निकल कर आ गया पेरेंट से अलग। क्यों? क्योंकि जो पेरेंट के कैरेक्टर थे वो कंबाइन करके एक नया निकल कर आ गया। जैसे हमने कंबाइन किया था इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर रेड और वाइट, तो ना रेड आया था ना वाइट आया था, वो पिंक निकल कर आ गया था एक कलर। तो उस टाइप से इन्होंने बोला है। मॉर्गन एंड हिज ग्रुप ऑल्सो फाउंड आउट इवन व्हेन द जीन्स वर ग्रुप्ड एट द सेम क्रोमोसोम सम जीन्स वर स्लाइटली टाइटली लिंक। कुछ ऐसे थे जो टाइटली लिंक थे, मतलब एक दूसरे के बहुत पास में थे, तो वहाँ पे रिकॉम्बिनेशन काफ़ी कम देखने को मिल रहा था। वाइल अदर द लूजली लिंक, वहाँ पे जो है वो लूज लिंक था, तो वहाँ पे रिकॉम्बिनेशन बहुत हाई देखने को मिल रहा था। फॉर एग्जांपल ही फाउंड दैट द जीन्स विद वाइट येलो वर टाइटली लिंक्ड एंड शो ओनली 1.3% रिकॉम्बिनेशन, वाइल वाइट एंड मिनिएचर विंग जो है वो 37.2% जो वो रिकॉम्बिनेशन दिखा रहे थे। अब लिंकेज को याद रख लेना, लिंकेज जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन द जीन, यानी उन जीन के बीच में कितना डिस्टेंस है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो लिंकेज कम होगा, और डिस्टेंस कम होगा तो लिंकेज ज़्यादा होगा। और एक और चीज़ है एंड रिकॉम्बिनेशन बोथ। अब यहाँ पे क्या हो गया कि अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा होगा, और अगर डिस्टेंस कम है तो रिकॉम्बिनेशन कम होगा। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रख लेना है। अब आगे देख सकते हो यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है। देखो हिज स्टूडेंट एल्फ्रेड स्टुअरवेंट, किसका स्टूडेंट है ये? मॉर्गन का स्टूडेंट है। यूज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन द जीन पेयर ऑन द सेम क्रोमोसोम एज ए मेजर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द जीन एंड मैप देयर पोजीशन ऑफ द क्रोमोसोम। उन्होंने क्या किया था, जो जीन्स की डिस्टेंस था जैसे सेंटीमीटर होता है, उन्होंने अपने टीचर का नाम लगा दिया सेंटी मॉर्गन कर दिया, और कहा कि इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो सेंटी मॉर्गन के हिसाब से नापा जाएगा। दिस इज यूनिट कॉल्ड सेंटी मॉर्गन, समझ में आ चुका होगा। एंड 1 यूनिट मेजर 1% क्रॉसओवर, सो x यूनिट मीन्स x% क्रॉसओवर टू सोल्व द न्यूमेरिकल लाइक प्रॉब्लम। हाई इन द क्रॉसओवर मीन्स फर्दर दे आर एंड लोअर द वैल्यू मीन्स देयर नियर दे आर। 2019 में, 2022 में और 2023 में क्वेश्चन आ चुका है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बात कर लेते हैं ट्रांसलोकेशन। अब यहाँ पे कुछ ऐसे क्वेश्चन जो थे वो AI मतलब NCERT में नहीं दिए गए हैं, बट यहाँ पे ये टॉपिक जो है वो मैं आपको समझा रहा हूँ क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है पहले। ट्रांसलोकेशन, इट इज़ ए क्रोमोजोमल एबनॉर्मेलिटी कोज्ड बाय द रीअरेंजमेंट ऑफ द पार्ट्स बिटवीन द नॉन होमोलॉगस क्रोमोजोम। यानी क्रोमोजोम के अंदर एबनॉर्मेलिटी आ जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नॉन होमोलॉगस क्रोमोजोम के अंदर जब रीअरेंजमेंट होती है। इट मे कोज ए जीन टू मूव फ्रॉम वन लिंकेज ग्रुप टू द अनदर, तो इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। एक और इंपॉर्टेंट है एपिस्टेसिस, द जीन विच सप्रेस द एक्सप्रेशन ऑफ नॉन एलिलिक जीन इज नोन एज एपिस्टेटिक जीन। एक होता है हाइपोस्टेटिक, द जीन और लोकस विच इज सप्रेस्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ नॉन एलिलिक जीन।
तो वो हाइपोस्टैटिक कहलाता है। फ्रूट कलर इन स्क्वेस और कुकुरबिटा पेपो इज एग्जांपल ऑफ डोमिनेंट एपिस्टेसिस। यहाँ पर ये आपको दिखाई दे रहा होगा 1995 में, 1990 में, 2001 में और 2014 में क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हेटेरोसिस। ये देख सकते हो आपका यहाँ पे, क्योंकि मैं यहाँ पे क्वेश्चन आ चुके हैं और हो सकता है कि आगे आ जाए क्वेश्चन, तो इसलिए हेटेरोसिस व्हेन टू अनरिलेटेड इंडिविजुअल और लाइन क्रॉस द परफॉर्मेंस ऑफ F1 हाइब्रिड इज ऑफन सुपीरियर टू बोथ इन द पेरेंट। और कॉम्प्लीमेंट्री जीन क्या होता है, व्हेन द टू डोमिनेंट इंडिपेंडेंट एसोसिएशन जीन रिलेटेड विद ईच अदर। अब हम बात कर लेते हैं लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। ये डायग्राम जो है वो बहुत लोगों को समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले मैं बता देता हूँ, ये यहाँ पर देखो फीमेल लिया गया। फीमेल में क्रोमोसोम कौन से होते हैं, XX होते हैं। तो ये एक X है, एक X है। और मेल में कौन सा होता है, XY। तो ये वाला X है और ये नीचे वाला Y है, इसीलिए इसको जो है वो ब्लू कलर में कुछ भी नहीं दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर जो करेक्टर है वो Y पे है ही नहीं। तो इसलिए ये चीज़ है, ये चीज़ आपको सबसे पहले समझ में आ जानी चाहिए। दूसरा पॉइंट देखो, यहाँ पे W और Y के बीच में जो है वो काफ़ी कम डिस्टेंस है। तो मैंने आपको बताया था लिंकेज जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होगा, मतलब डिस्टेंस कम है तो लिंकेज ज़्यादा। अब यहाँ पे डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिकॉम्बिनेशन होगा, तो अगर डिस्टेंस कम है तो रिकॉम्बिनेशन भी कम होगा। तो यहाँ पर देखो डिस्टेंस कम दिखाई दे रहा है तो रिकॉम्बिनेशन केवल 1.3 है। यहाँ पे देख रहे हो W और M में डिस्टेंस ज़्यादा है, तो मैंने वही बताया था लिंकेज कम होगा, क्यों, डिस्टेंस ज़्यादा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था। बट डिस्टेंस ज़्यादा है तो रिकॉम्बिनेशन भी ज़्यादा है, 37.2%। ये आपको समझ में आ चुका होगा। ये प्रोजनी है सारे, ये मेल वाले हो गए। इनमें देखो सब में ये 4 मेल बना दिए और 4 ये फीमेल बना दी F2 जनरेशन के अंदर। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है पॉलीजेनिक ट्रेट्स के बारे में। अब देखो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की बात कर लेते हैं। तो पॉलीजेनिक से आपके क्वेश्चन आए हुए हैं। पॉलीजेनिक का क्या होता है, पॉली मीन्स मैनी जीन्स, द ट्रेट दैट आर कंट्रोल्ड बाय 3 और मोर जीन्स, उसको क्या बोलते हैं, पॉलीजेनिक बोलते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, ह्यूमन स्किन कलर है। ह्यूमन स्किन आपने देखा होगा कि अलग अलग टाइप की होती है, ब्लैक टू वाइट, तो वहाँ पे उसमें ब्राउन शेड भी आता है जैसे इंडियन के अंदर, तो अलग अलग शेप आता है। यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लियोट्रोपिक जीन के बारे में, काफी इंपॉर्टेंट है, आपको दिखाई दे रहा होगा, बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं। ए सिंगल जीन कैन एग्जिबिट मल्टीपल फिनोटाइप एक्सप्रेशन, सच ए जीन इज कॉल्ड प्लियोट्रोपिक जीन। मतलब एक ही जीन बहुत सारे मल्टीपल फिनोटाइप एक्सप्रेशन शो करता है, तो वो प्लियोट्रोपिक जीन कहलाता है। एग्जाम्पल ऑफ दिस इज द डिजीज फिनाइलकीटोन्यूरिया। इसका एग्जाम्पल याद रख लेना, फिनाइलकीटोन्यूरिया। फिनाइलकीटोन्यूरिया आगे डिटेल में आएगी तो हम वहाँ पे पढ़ेंगे। सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करते हैं तो आपको पता ही है सेक्स डिटर्मिनेशन के अंदर, बट मेनली एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ, हैंकिंग। हैंकिंग 1891 में इन्होंने क्या देखा था, क्रोमोजोम देखा था, और उसका क्रोमोजोम को इन्होंने नाम दिया था एक्स बॉडी। बाद में उसका नाम रख दिया गया एक्स क्रोमोजोम। अब इन्होंने देखा कि इंसेक्ट के अंदर ये बहुत सारे लार्ज नंबर में होते हैं, तो उन्होंने इसका नाम दे दिया एक्सो के अंदर। अब आगे बात कर लेते हैं। अब आप देखोगे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल दिया है ग्रास ऑफर का। ग्रास ऑफर इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सो टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। यहाँ पे देख सकते हो मेल के अंदर केवल 1 एक्स क्रोमोजोम होता है बिसाइड द ऑटोसोम, मतलब पेयर नहीं होता, ना उसमें वाई होता, कुछ नहीं होता, केवल एक एक्स क्रोमोजोम होता है, तो वो XO टाइप होता है। और इसका एग्जाम्पल याद रख लेना ग्रास ऑफर। रिसेंट ईयर में क्वेश्चन आए हुए 18 में, 2022 में, 2023 में, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, आगे बात करें तो देखो अदर इंसेक्ट एंड मैमल इंक्लूडिंग XY क्रोमोजोम। अगर हम अदर इंसेक्ट की बात करें, ग्रास ऑफर को वगैरह छोड़ देते हैं, तो अदर इंसेक्ट और मैमल्स और जैसे ह्यूमन के अंदर जो होता है वो मेल के अंदर XY क्रोमोजोम होता है। तो ये यहाँ पे याद रख लेना, X एंड Y क्रोमोजोम होता है, तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है। अ फीमेल हावर ए पेयर ऑफ एक्स क्रोमोजोम, जबकि फीमेल में क्या होता है, डबल एक्स होता है, ये आपको याद रखना है। फिर आप देख सकते हो इन ह्यूमन बीइंग एंड ड्रोसोफिला के अंदर जो है वो एक्स एंड वाई होता है, किसके अंदर, मेल के अंदर, और फीमेल के अंदर पेयर ऑफ एक्स एक्स होता है, जो हम बता चुके हैं। इसको क्या बोलते हैं, मेल हेट्रोगेमी बोलते हैं। जहाँ पे जो मेल के अंदर अलग अलग हो गए उसको मेल हेट्रोगेमी बोलेंगे, और जहाँ पे फीमेल में अलग अलग हो गए उसको फीमेल हेट्रोगेमी बोलेंगे। जैसे बर्ड्स हो गए तो उनके अंदर जैसे जेड और डब्ल्यू, तो वहाँ पे फीमेल के अंदर अलग अलग होते हैं, और मेल के अंदर जो होता है वो जेड हो गया, और जबकि फीमेल के अंदर जेड डब्ल्यू हो गया, तो ये क्या हो गया, फीमेल के अंदर अलग अलग हो गए, तो इसको हम फीमेल हेट्रोगेमी बोलेंगे। एग्जांपल याद रख लेना, बर्ड्स के अंदर ये चीज़ होती है, 2019 में क्वेश्चन आ चुका है। अब बार बॉडीज़ क्या होता है, ये आपको जितने एक्स क्रोमोजोम होते हैं -1 कर दो, जैसे फीमेल के अंदर XX हो गया तो उसमें से -1 कर दो तो वहाँ पे 1 बार बॉडी होगी। तो ये बार बॉडी से एक क्वेश्चन आया हुआ है, AIPMT बहुत पुराना, तो ये इसीलिए यहाँ पे मैंने ये भी मेंशन कर रखा है। ऑटोसोम क्या होता है, जिसको सेक्स डिटरमाइन करने के अलावा जो और अदर क्रोमोसोम होते हैं उसको ऑटोसोम बोलते हैं, और जो ये डिटरमाइन करते हैं उसको एलोसोम बोलते हैं, या फिर सेक्स क्रोमोसोम या फिर एक्स क्रोमोसोम बोलते हैं। नेक्स्ट आगे आ जाते हैं, तो यहाँ पे फीमेल वाला जो है वो हमने आपको बता दिया था, ये वाला पॉइंट यहाँ से 2011 में क्वेश्चन आ चुका है। हनी बी की बात कर लेते हैं, तो हनी बी में क्या होता है कि यहाँ पे डिप्लॉयड और हैप्लॉयड पे डिपेंड करता है, मतलब फीमेल जो होगी वो डिप्लॉयड होगी और मेल जो वो हैप्लॉयड होगा। तो यहाँ पर इस चीज़ को डिसाइड करता है कि वहाँ पे कितने क्रोमोसोम है। अगर सिंगल है तो मतलब केवल हैप्लॉयड है तो वो मेल होगा, और अगर डिप्लॉयड है तो फीमेल होगा। चीज़ है, यहाँ पे कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं आया है। फिर बात कर लेते हैं म्यूटेशन की। म्यूटेशन में यहाँ पे आप देख सकते हो 2 टाइप के म्यूटेशन होते हैं, एक होता है आपका पॉइंट म्यूटेशन, एक होता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। वैसे तो इसके बारे में आगे चैप्टर के अंदर पूरा म्यूटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, वो आगे वाले चैप्टर के अंदर आएंगे, बट यहाँ से एक 1995 में क्वेश्चन आ चुका है, तो ये इंपॉर्टेंट है।
इन एडिशन टू द म्यूटेशन ऑल्सो अराइज ड्यू टू द चेंज इन अ सिंगल बेस पेयर, मतलब एक डीएनए का सिंगल बेस पेयर चेंज हो गया, मतलब उसकी जगह कोई दूसरा आ गया, तो वो एक पॉइंट म्यूटेशन कहलाता है। एक क्लासिकल एग्जांपल ऑफ सच ए म्यूटेशन इज सिंगल सेल एनीमिया, डिलीटिशन एंड इंसर्शन ऑफ बेस पेयर ऑफ डीएनए कॉज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो ये जो पॉइंट म्यूटेशन का एग्जांपल इन्होंने दिया है सिंगल सेल एनीमिया, इसके अलावा इन्होंने बोला है कि पूरा फ्रेम जो है उसको डिलीट कर देना या फिर उसकी जगह कुछ नया इंसर्ट कर देना, वो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहलाता है। डिटेल के अंदर नेक्स्ट चैप्टर में आएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर में दो टाइप के होते हैं, एक मेंडेलियन और एक क्रोमोसोमल। उससे पहले बात करते हैं पेडिग्री एनालिसिस के अंदर। ये वाला जो डायग्राम है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देख सकते हो 2010 में और 2023 में क्वेश्चन आ चुका है। क्लियर है। तो यहाँ पर ये जो पूरा एक पेडिग्री चार्ट बनाया जाता है, यहाँ पे मेल फीमेल, यहाँ पे अनस्पेसिफाइड, और अगर वो अफेक्टेड है उसको रेड हाईलाइट कर दिया जाता है। मैटिंग में एक लाइन होती है, इन बिटवीन मैटिंग रिलेटिव्स में डबल लाइन होती है। पेरेंट्स को ऊपर शो किया जाता है, चिल्ड्रन को नीचे शो किया जाता है। तो ये चीज़ें आपको जो है वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देख लेना। अब बात कर लेते हैं ये वाला चार्ट। ये वाला चार्ट आप देखोगे तो यहाँ पे जो है वो 2015 में, 9 में और 10 में क्वेश्चन आ चुका है। सबसे पहले ऑटोसोमल डोमिनेंट, ये वाला जो डायग्राम है ये ऑटोसोमल डोमिनेंट का है, और ये वाला जो है वो ऑटोसोमल रिसेसिव का है। दोनों डिजीज़ याद कर लेना। ऑटोसोमल डोमिनेंट के अंदर मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी जो है वो एक डिजीज़ है, उसका है, और ऑटोसोमल रिसेसिव जो है वो सिकल सेल एनीमिया, ये उसका है। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि एआई अभी तक नीट में जो है यही वाले डायग्राम जो वो कॉपी पेस्ट आए हुए हैं, बट आप कैसे निकालोगे कि ये ऑटोसोमल है या फिर एक्स लिंक्ड है या फिर डोमिनेंट है या फिर रिसेसिव है। तो उसके लिए मैंने सारा चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर रखी है कि ऑटोसोमल रिसेसिव के अंदर क्या होगा, और ऑटोसोमल जो है वो अगर डोमिनेंट है तो उसके अंदर क्या चीज़ देखने को मिलेगी, एक्स लिंक्ड है तो उसमें क्या मिलेगा, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है तो क्या मिलेगा, और हम कैसे पता लगाएंगे कि वो एक्स लिंक्ड है या नहीं है। दिस काइंड ऑफ ट्रेट अफेक्ट बोथ मेल एंड फीमेल इक्वली एंड डज नॉट स्किप जनरेशन। यहाँ पे कोई जनरेशन स्किप नहीं होती एक्स लिंक्ड में। ऑल अफेक्टेड मेल है अफेक्टेड मदर, मतलब अगर अफेक्टेड मेल है तो उनकी जो मदर होगी वो अफेक्टेड होगी। अफेक्टेड फीमेल के अंदर अफेक्टेड फादर भी होंगे और मदर भी होंगी। फीमेल के अंदर क्या होगा, अफेक्टेड मेल जो होगा वो प्रेजेंट होगा। तो ये वाले पॉइंट जो है ये मेंशन कर रखे हैं। अब बात कर लेते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर। अलग अलग मेंडेलियन डिसऑर्डर यहाँ पे दिए गए हैं, एक एक करके डिटेल में स्टडी करेंगे, बट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको दिखाई दे रहा होगा कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है, 5 में, 6 में, 8 में, 12 में, 13 में, 16 में, 20 में, 2022 में। याद करने सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कलर ब्लाइंडनेस। ये सबसे पहले याद कर लेना कि ये कौन कौन से है, एक्स लिंक्ड है और रिसेसिव है। हीमोफिलिया एक्स लिंक्ड है और रिसेसिव है। सिकल सेल एनीमिया अब सारे ऑटोसोमल है, नीचे वाले ऑटोसोमल रिसेसिव है। फिनाइलकेटोनुरिया ऑटोसोमल रिसेसिव है। थैलेसीमिया ऑटोसोमल रिसेसिव है। सिस्टिक फाइब्रोसिस ऑटोसोमल रिसेसिव है। मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी ऑटोसोमल डोमिनेंट है। मतलब यहाँ पे देखोगे सारे रिसेसिव है बट एक डोमिनेंट है, और वो भी ऑटोसोमल है। कौन सा, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। तो वो वाला इंपॉर्टेंट है, आपको याद कर लेना है। बाकी सारे के सारे रिसेसिव है, और केवल दो ही एक्स लिंक्ड है, एक कलर ब्लाइंडनेस और एक हीमोफीलिया वाला। ये चीज़ क्लियर हो गई। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं अब एक एक करके। सबसे पहले बात कर लेते हैं कलर ब्लाइंडनेस वाले के बारे में। कलर ब्लाइंडनेस ये क्या है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है ड्यू टू द डिफेक्ट इन आइदर रेड या फिर ग्रीन कोन ऑफ द आई। यानी जो आई के अंदर हमने पढ़ा था, अगर ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर आपने पढ़ा था, वहाँ पे अलग अलग कोन्स होते हैं। तो वहाँ पे जो रेड कलर वाले कोन्स है या फिर ग्रीन कोन है, तो वहाँ पर अगर डिफेक्ट हो गया तो वो क्या कहलाता है, कलर ब्लाइंडनेस कहलाता है। इससे होता क्या है, रिजल्टिंग इन फेलियर टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन रेड एंड ग्रीन कलर। मतलब अगर आप देखो रेड कलर का हमारा ब्लड होता है, अगर किसी को कलर ब्लाइंड होगा तो वो ग्रीन कलर का दिखाई देगा, कैसा अजीब सा लगेगा, तो वो डिफाइन नहीं कर पाता है। तो ग्रीन या रेड रेड इस टाइप से। दिस डिफेक्ट इज ड्यू टू द म्यूटेशन इन सर्टेन जीन प्रेजेंट इन द एक्स क्रोमोसोम। सबसे पहले याद रख लेना कि ये म्यूटेशन की वजह से होता है और एक्स क्रोमोसोम के अंदर होता है। तो एक्स क्रोमोसोम जो है वो फीमेल में डबल होते हैं और मेल में केवल एक्स वाई होता है। तो यहाँ पे केवल सिंगल है, तो अगर सिंगल के अंदर कोई भी डिफेक्ट आ गया तो जल्दी से इसके अंदर ये करेक्टर शो करेगा। बट यहाँ पे इसमें एक करेक्टर आ गया और यहाँ पे क्योंकि ये रिसेसिव है, ये याद रखो रिसेसिव है, तो इस एक के अंदर आ गया, इसके अंदर नहीं है, तो ये करेक्टर जल्दी से शो नहीं करेगा। तो मेल के अंदर ये प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। इट अकर्स इन अबाउट 8% ऑफ द मेल, मैंने बता दिया, एंड 0.4% इन द फीमेल। दिस इज बिकॉज द जीन्स दैट लेड टू द रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस एंड आर ऑन एक्स क्रोमोसोम, मेल हैव ओनली एक्स क्रोमोसोम एंड फीमेल हैव 2 एक्स क्रोमोसोम। तो ये मैंने बता दिया, ये रीजन होता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हीमोफीलिया का। हीमोफीलिया सेम ही है, कलर ब्लाइंडनेस जैसा, बट इसका रीजन अलग अलग है। मतलब इसके क्वेश्चन जब सोल्व करने बैठेंगे ना, न्यूमेरिकल टाइप आते हैं कि भैया फादर को था, फिर ग्रैंड चिल्ड्रन को था, मदर को था, तो फिर चिल्ड्रन को कितना % होगा, ये वो चीज़, तो वो आगे बात करेंगे। एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज होता है विच शो इज ट्रांसमिशन फ्रॉम अनअफेक्टेड कैरियर टू द फीमेल टू द मेल प्रोजेनी हैज बीन वाइडली स्टडीड इन दिस डिजीज। इसके अंदर होता क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। ए सिंगल प्रोटीन दैट इज ए पार्ट ऑफ कास्केड ऑफ प्रोटीन। कास्केड का मतलब होता है एक सीक्वेंस के अंदर एक प्रोसेस चलता है जहाँ पे ब्लड क्लोट होता है, वो वाला प्रोसेस। तो यहाँ पर क्या होता है, इन्वॉल्व इन द क्लोटिंग ऑफ द ब्लड इज अफेक्टेड, यानी एक पूरा प्रोसेस चलता है। तो उसके अंदर क्या होता है, सिंगल प्रोटीन जो होती है वो अफेक्ट हो जाती है और उसकी वजह से जो ब्लड है वो क्लोट नहीं करता है। ड्यू टू दिस जो अफेक्टेड इंडिविजुअल होगा, अगर वहाँ पे सिंपल कट लग जाता है तो नॉन स्टॉप ब्लीडिंग होती है। ये चीज़ हो गया। अब होमोजाइगस, ये देखो हेट्रोजाइगस फीमेल है तो वो कैरियर होगी, और यहाँ पर अगर होमोजाइगस फीमेल है तो वो अफेक्टेड होगी। अब ये सारा जो है वो कैसे निकालते हैं वो इंपॉर्टेंट है। देखो
यहाँ पे इतनी बार क्वेश्चन आ चुके हैं, आप देख सकते हो 4 में, 5 में, 6 में, 12 में, 14, 15, 16, 20, 22, 18, 20, 13 और 2021 में कैसे निकालते हैं वो इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहले एक्स क्रोमोजोम हो गया, ये तो याद रखना है कि एक्स क्रोमोजोम के ऊपर ही होते हैं दोनों के दोनों, चाहे वो कलर ब्लाइंडनेस हो चाहे वो हीमोफीलिया हो। एक्स सी एच का मतलब हो गया ये अफेक्टेड है यानी डिफेक्टिव जीन है। अगर एक्स सी मतलब कलर ब्लाइंडनेस वाला, एच मतलब हीमोफीलिया वाला। अगर दोनों एक्स है तो वो नॉर्मल होगा। अगर ये वाला कंडीशन है मतलब एक ऐसे है और एक ये है तो ये कैरियर होगा। दोनों ये तो अफेक्टेड हो गया। ये मेल में तो एक ही कंडीशन हो सकती है, मतलब एक्स के ऊपर या तो अफेक्टेड है या नहीं है। अगर वो नहीं है तो वो नॉर्मल होगा, और अगर एक भी एक्स आ गया तो वो अफेक्टेड होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कैरियर नहीं हो सकता, क्योंकि ये रिसेसिव डिजीज़ है। और यहाँ पे एक्स में एक ही आ गया तो वो होगा ही होगा। द एक्स क्रोमोजोम फीमेल इज इनहेरिटेड टू द सन्स एंड डॉटर बोथ। ये भी याद रख लेना कि ये एक्स क्रोमोजोम है, तो एक्स क्रोमोजोम जो है वो दोनों के अंदर आता है। बट जो फादर होता है वो सन को केवल वाई क्रोमोजोम देता है। तो ये इस वाली चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए जो कि हमने बताई थी। अब यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं तो उसके अंदर क्या होगा, अगर वो बता देगा कि भैया नॉर्मल है तो पहले नॉर्मल में लिख लेना और फिर बोल देना कि यहाँ पे कैरियर है। फॉर एग्जांपल मदर कैरियर है और जो फादर है वो नॉर्मल है, तो क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो एक्स एक्स सी ले लेंगे और इसको एक्स वाई ले लेंगे और फिर इनका क्रॉस करवा लेंगे। तो एक्स एक्स आ गया, नॉर्मल आ गया, ये वाला क्या आ गया, कैरियर आ गया। ये तो हो गया हमारा क्रॉस। इसके साथ करवाएंगे फिर वाई के साथ में, तो एक्स सी वाई ये अफेक्टेड हो गया। और फिर ये एक्स एक्स करवाएंगे इस वाले के साथ में एक्स वाई करवाएंगे तो ये नॉर्मल आ गया। तो इस टाइप से करेंगे हम। क्लियर है? आगे देखो, टू सोल्व द ऑटोसोम डिजीज। अगर ऑटोसोम वाली है तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाए थे ना वैसे क्रॉस करवाएंगे, मतलब जो अफेक्टेड है उसको रिसेसिव में रख लेंगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सिकल सेल एनीमिया के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है। ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है, ये हम पहली बात कर चुके हैं। ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स थ्रू द ऑफस्प्रिंग व्हेन बोथ द पेरेंट आर कैरियर फॉर द जीन। अगर दोनों कैरियर है तभी ये आगे जाता है। द डिजीज इज कंट्रोल्ड बाय सिंगल पेयर ऑफ द एलील HBA और HBS। ए का मतलब है कि वहाँ पे नॉर्मल है, एस का मतलब है सिकल सेल एनीमिया मतलब अफेक्टेड है। आउट ऑफ द 3 पॉसिबल जीनोटाइप ओनली होमोजाइगस इंडिविजुअल, जिसमें ये HBS मतलब हीमोग्लोबिन के ऊपर होता है ये, तो हीमोग्लोबिन अगर सिकल सेल एनीमिया वाला आ गया तो ही ये डिजीज शो करेगा। हेट्रोजाइगस कंडीशन आ गई तो ये शो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये रिसेसिव डिजीज है। इंडिविजुअल अपीयर अपेरेंटली अनअफेक्टेड बट दे आर कैरियर टू द डिजीज एज देयर इज 50% प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ द म्यूटेंट जीन टू द प्रोजेनी दस एग्जिबिटिंग सिकल सेल ट्रेट। ये आपको क्लियर समझ में आ चुका होगा। आगे देखो, यहाँ पे हमने बात की थी कि ये पॉइंट म्यूटेशन का एग्जांपल है, याद होगा आपको। तो यहाँ पर क्या होता है, द डिफेक्ट इज कोज्ड बाय द सब्स्टिट्यूट ऑफ ग्लूटामिक एसिड बाय वेलिन। यहाँ पे देख सकते हो 6th पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड है, उसकी जगह वेलिन बन गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर केवल और केवल जो है वो GAG की जगह GTG आ गया। तो मतलब केवल एडिनाइन की जगह थाइमिन आ गया, केवल इतना ही चेंज हुआ। तो mRNA में भी पूरा चेंज हो गया, GAG की जगह GUG आ गया और फिर पूरा का पूरा जो है वो यहाँ पे एक अलग एमिनो एसिड बन गया एट द 6th पोजीशन ऑफ द बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ द हीमोग्लोबिन। तो यहाँ पे केवल सिंगल के अंदर चेंज आया तो वो पॉइंट म्यूटेशन का एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फिनाइल कीटोन्यूरिया। मैंने बात की थी प्लियोट्रोपिक कहता है, तो यहाँ पे फिनाइल कीटोन्यूरिया इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म और ये ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट होता है। इसके अंदर होता क्या है कि अफेक्टेड इंडिविजुअल लैक द एंजाइम दैट कन्वर्ट अमीनो एसिड फिनाइल एलेनिन जो होता है वो टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। एज ए रिजल्ट यहाँ पे जो फिनाइल एलेनिन होता है वो एक्यूमुलेट होने लगता है और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, फिनाइल पायरुविक एसिड के अंदर। और ये क्या होता है, दिमाग में जो है वो चले जाते हैं ये केमिकल्स और उसकी वजह से जो होता है वो ब्रेन रिजल्ट इन मेंटल रिटार्डेशन वगैरह हो जाते हैं। एंड दीज आर ऑल्सो एक्सक्रीटेड थ्रू द यूराइन बिकॉज ऑफ इट्स पुअर एब्जॉर्प्शन बाय द किडनी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं थैलेसीमिया। थैलेसीमिया के अंदर होता क्या है कि जो हमारा ब्लड है, जो हमारे ब्लड के हीमोग्लोबिन की जो चेन है अल्फा चेन और बीटा चेन, वहाँ पर कुछ चेंज आ जाता है तो वो थैलेसीमिया कहलाता है। थैलेसीमिया 2 टाइप के हो सकते हैं, अल्फा और बीटा थैलेसीमिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2017 और 2024 में क्वेश्चन आ चुका है। अल्फा थैलेसीमिया क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ ए ग्लोबिन चेन इज अफेक्टेड। यहाँ पे ग्लोबिन चेन जो अफेक्ट होती है। अल्फा थैलेसीमिया जो होता है वो कंट्रोल्ड होता है बाय 2 क्लोजली लिंक्ड जीन HBA1 एंड HBA2। ये A और 1 और ये क्या है, H हीमोग्लोबिन है, HB का मतलब हीमोग्लोबिन, A का मतलब अल्फा। हीमोग्लोबिन अल्फा का 1, हीमोग्लोबिन अल्फा 2। और ये 2 जीन होते हैं कौन से क्रोमोजोम पे, 16 नंबर क्रोमोजोम पे ऑफ ईच पेरेंट। इट इज ऑब्जर्व्ड ड्यू टू द म्यूटेशन और डिलीटेशन ऑफ 1 और मोर ऑफ द 4 जीन। द मोर जीन अफेक्टेड द लेस अल्फा ग्लोबिन मॉलिक्यूल प्रोड्यूस। बीटा थैलेसीमिया के अंदर क्या होता है, जो बीटा ग्लोबिन चेन है वो अफेक्ट होती है और बीटा के अंदर केवल एक ही है। देखो, द बीटा इज कंट्रोल्ड बाय द सिंगल जीन HBB। अब आपको समझ में आ गया, HB मतलब हीमोग्लोबिन, B मतलब बीटा। और ये किस में क्रोमोजोम पे होता है, 11 क्रोमोजोम पे नंबर पे प्रेजेंट होता है। और यही चीज़ें पूछी गई थी नीट 2024 में। ऑफ ईच पेरेंट एंड इज अकर ड्यू टू द म्यूटेशन ऑफ बोथ 1 और बोथ द जीन। थैलेसीमिया कैसे अलग होता है सिकल सेल एनीमिया से, ये 2017 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देखो,
थैलेसीमिया क्या होता है, एक क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम है। क्वांटिटेटिव मतलब यहाँ पे क्वांटिटी कम बनती है, मतलब जैसे हीमोग्लोबिन 100 बनने थे और उसकी जगह 80 बन जाएंगे, 70 बन जाएंगे, मतलब कुछ परसेंटेज कम हो जाएगा। बट सिकल सेल एनीमिया के अंदर क्या था कि उसकी क्वालिटी अलग हो रही थी, मतलब आरबीसी की जो शेप आनी चाहिए थी वो सिकल शेप हो गई, मतलब बन तो उतना ही रहा है बट उसकी शेप चेंज हो गई, मतलब वो पूरी क्वालिटी ही खराब हो गई। ये चीज़ समझ में आ रहा हो, तो ये वाले इंपॉर्टेंट है। एंड सिंथेसिस ऑफ टू फ्यू ग्लोबिन चेन, बट सिकल सेल एनीमिया जो वो क्वालिटेटिव प्रॉब्लम है ऑफ सिंथेसिस इनकरेक्टली फंक्शन ग्लोबिन जो चेन है वो बनता है, सॉरी। अब बात कर लेते हैं क्रोमोजोमल डिसऑर्डर के बारे में। क्रोमोजोमल डिसऑर्डर का मतलब हो गया कि यहाँ पे क्रोमोजोम या तो एब्सेंस हो जाएंगे या एक्सेस हो जाएंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, क्रोमोजोमल डिसऑर्डर बोलेंगे। फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमेटिड ड्यूरिंग द सेल डिवीजन साइकिल रिजल्ट इन द गेन और लॉस ऑफ क्रोमोजोम, उसको बोलते हैं एन्यूप्लॉइडी। एग्जाम्पल है डाउन सिंड्रोम का। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है कि जो 21 नंबर वाला क्रोमोजोम है वहाँ पे 3 क्रोमोजोम आ जाते हैं, तो ट्राइसोमी बन जाता है। सिमिलरली टर्नर सिंड्रोम जो होता है वहाँ पे केवल एक्स क्रोमोजोम जो होता है वो चला जाता है मेल। तो यहाँ पर ये चीज़ें हैं 2016 में, 2007 में और 2024 में क्वेश्चन आ चुका है। एक होता है पॉलीप्लॉइडी, फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस आफ्टर टेलोफेज रिजल्ट इन द सेल डिवीजन रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन होल सेट ऑफ क्रोमोजोम इज एन ऑर्गेनिज्म, दिस फिनोमेना इज पॉलीप्लॉइडी। ये यहाँ पर ये आपका प्लांट्स में देखने को मिलता है। ऑटोसोम हम बात कर चुके हैं क्या होता है, एलोसोम मैं बता चुका हूँ, ट्राइसोमी मैं बता चुका हूँ, मोनोसोमी भी आगे आ जाएगा। मोनोसोमी केवल एक ही क्रोमोसोम होगा, ट्राइसोमी मतलब 21 पे 3 आ जाएंगे। 3 हम डिजीज पढ़ेंगे, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और क्लिनफेल्टर सिंड्रोम। सबसे पहले डाउन वाला देख सकते हैं। डाउन वाले में देखो 1 2 3 4 5 ऐसे दिखाई गया। यहाँ पे देखोगे आपका तो 21 पे केवल 3 है, बाकी सब में देखो डबल डबल है, मतलब क्योंकि हम डिप्लॉइड होते हैं। बट यहाँ पे 3 पेयर हो गए, तो ये 3 हो गए मतलब ट्राई हो गए, तो इसको ट्राइसोमी बोलेंगे। और यहाँ पर ये भी याद रखने हैं कि रिप्रेजेंटेड फिगर मतलब एक जो डाउन सिंड्रोम होता है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है। फ्लैट बेक ऑफ द हेड, मेनी लूप्स ऑन द फिंगर टिप, पाम कीज मिलते हैं, ब्रॉड फ्लैट फेस मिलता है, बिग एंड ट्रिंकल टंग मिलती है, कॉन्जेंटल हार्ट डिजीज वगैरह जो है वो भी देखने को मिल जाती है। ये किसके अंदर होता है, ये डाउन सिंड्रोम में होता है। अब यहाँ पे एक एक करके पढ़ लेते हैं। देखो डाउन सिंड्रोम, दिस cause of the genetic disorder is the presence of an additional copy of the chromosome number 1 ट्राइसोमी, बता चुका हूँ, तो 3 बार क्वेश्चन आ चुका है। डिसऑर्डर वाज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय लैंगडॉन डॉन, तो सबसे पहले ये जो है वो डिसऑर्डर किसने बताया था, लैंगडॉन डॉन ने बताया था, इसलिए उनके नाम पे डाउन सिंड्रोम रख दिया गया। द अफेक्टेड इंडिविजुअल इज शॉर्ट सैचुरेटेड विद स्मॉल राउंड हेड, फरो टंग एंड पार्शियली ओपन माउथ, पाम इज ब्रॉड विद कैरेक्टरिस्टिक पाम कीज। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्लिनफेल्टर सिंड्रोम के बारे में। क्लिनफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है, देखो क्लिनफेल्टर सिंड्रोम के अंदर क्या हो गया, जेनेटिक डिसऑर्डर कॉज्ड बाय द ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एडिशनल कॉपी। यहाँ पर क्या हो गया, एडिशनल आ गया, जैसे मेल के अंदर XY होता है बट यहाँ पे XXY हो गया, ये चीज़ है। तो 44 तो हो गए हमारे कोड से, 44 क्रोमोसोम तो हो गए हमारे ऑटोसोम। और एलोसोम में क्या हो गया, XY आना था बट XXY आ गया। Such an individual has overall masculine development, however the feminine development of the breast that is gynecomastia is also expressed। और ऐसे जो इंडिविजुअल होते हैं वो स्टेराइल होते हैं। 2008 में, 2019 में, 2023 में, 2024 में क्वेश्चन आ चुका है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं टर्नर सिंड्रोम। यहाँ पे आपका मोनोसोमी देखने को मिलता है। देखो सच डिसऑर्डर इज कॉज ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ द वन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम, यानी 45 तो हो गए और फिर केवल एक ही होता है, मतलब XX होना था बट यहाँ पे केवल X है, मतलब कुछ है ही नहीं, बस केवल एक X है, तो ये वाली चीज़ है। Such female are sterile as ovaries and rudimentary beside other female feature including lack of the other secondary sexual character। तो ये आपका दिखाई दे रहा हो, यहाँ से भी क्वेश्चन आ चुके हैं और ये डायग्राम वगैरह दिए हुए हैं। अब आप आगे देख लोगे नोट्स के अंदर आपको PYQ क्वेश्चन जो है 2017 से लेकर 2024 तक वाले मिल जाएंगे, आंसर वगैरह भी मिल जाएंगे। इतना ही था, बाय।